दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माबली साका और ना का खजाना पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। माबली साका का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। नहीं मामइन, हमने इसके साथ कोई नाग नहीं देखा। इसे होश में लाओ। मार्टिन जपाटू, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तुमने एक ऐसे इंसान को हमारे सामने पेश किया है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी फिशमैन को, यानी हमें, अपनी योग्यताओं से प्रभावित किया है। मावली सागा को होश में लाने के लिए इंजेक्शन दिया गया। फिशमैन यह वही है। अफ्रीका में एक खजाने को पाने के लिए इसने हजारों आदमियों को मार दिया था। पृथ्वी के प्रत्येक खजाने पर यह अपना अधिकार समझता है और सिर्फ छिपे हुए प्राचीन खजानों की खोज कर उन्हें हासिल करता है। खजानों को पाने के अपने अवश्य के कारण किसी भी किस्म का अपराध करने से नहीं चूकता। इंसानों की जिंदगी इसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। अपने वैज्ञानिक प्रयोग के लिए ही इसने सैकड़ों इंसानों को खत्म कर दिया है। मैं नहीं समझता था कि दुनिया में इससे भी अधिक क्रूर और बेरहम इंसान कोई होगा। मावली साका जो कुछ सोच रहा था वह सच था। इसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उनकी गिनती कर पाना संभव नहीं था। दुनिया के सैकड़ों जासूस जिन्हें फिशमैन की खोज में लगाया गया था, वह फिशमैन तक पहुंचने से पहले ही मारे डाले गए। आज तक कोई भी यह नहीं जान सका कि फिशमैन पृथ्वी के किस भाग में रहता है। महाबली साका वह पहला इंसान था जिसने फिशमैन को अफ्रीका में देखा था, उसका मुकाबला किया था, और फिशमैन अगर भागने गया होता तो महाबली साका के हाथों या तो मारा गया होता या फिर जेल की सलाखों के पीछे होता। महाबली साका वह इंसान था जिसने फिशमैन की तस्वीर कैमरे में कैद की थी और उसकी एक एक प्रति दुनिया के प्रत्येक देश में पहुंचा दी थी। अपने उस पराजय के बाद फिशमैन ने 2 बार कोस्मा के भीड़ों पर हमला भी किया था, पर दोनों बार उसे पराजित होकर भाग जाना पड़ा था। और अब यह चौथी मुलाकात थी महाबली सागा की और फिशमैन की। और अब मुझे होश में आ जाना चाहिए। मावली साका ने धीरे धीरे होश में आने का अभिनय किया, फिर फिशमैन को सामने देखकर आश्चर्य का प्रदर्शन किया। तुम फिशमैन? हा हा हा, ठीक पहचाना तुमने। मेरा ख्याल है फिशमैन की हमारी यह मुलाकात संयोग से हुई है। तुम्हारा ख्याल सही है साका। मेरे सेवक तुम्हें हिम मानव की नस्ल का प्राणी समझकर पकड़ लाए हैं। फिर सोच क्या रहे हो फिशमैन, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। तुम मुझे मारकर अपनी पिछली 3 अपराधों का बदला चुका सकते हो। नहीं मावली शाखा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि जीवित रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बहुत काम आओगे। तुम जैसा योग्य साथी पाकर मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने होशोहवास में मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे। तो फिर कैसे करोगे मुझे अपने अधीन? बहुत आसान तरीका है। तुम्हें मैं एक रसायन पिलाऊंगा जिससे तुम अपने आप को भूल जाओगे। और जब तुम अपने आप को भूल चुके होगे, तब मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम मेरे सेवक हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। अमृत फल। उस रसायन का प्रभाव मुझ पर नहीं होने देंगे, लेकिन मैं ऐसा भी न करूंगा जैसे मुझ पर रसायन का प्रभाव हो गया है। इससे यह लाभ होगा कि यह 3 फीट का आदमी, शैतान बोना फिशमैन, मुझे अपना दास समझकर मेरी ओर से निश्चिंत हो जाएगा। तब मैं उसे तलाश करके इस शैतान बोने से उन हजारों इंसानों की मौत का बदला ले लूंगा जो अब तक इसे क्रूर इरादों का शिकार बन मौत के आगोश में चले गए हैं। क्या सोचने लगे मावली साका? क्या अपनी मुक्ति का कोई रास्ता ढूंढ ढूंढ रहे हो, या बैर लग रहा मुझसे? नहीं फिशमैन, बैर नाम का कोई ऐसा शास्त्र नहीं हुआ मुझे। मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि तुमने यहाँ किस उद्देश्य से डेरा डाला हुआ है। मामई, फिशमैन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है जिसे तुम ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। खजाना। हाँ मावली साका, इस बार मैं एक ऐसे खजाने को हासिल करने जा रहा हूँ जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। उस खजाने को मैंने एक नाम भी दिया है, कुबेर का खजाना। कि हजारों सालों से इन बर्फ से ढकी पहाड़ियों में वह खजाना। नहीं मेरे दुश्मन दोस्त, वह खजाना कांगो के भीड़ों में है कहीं। मैं अपने साथियों के साथ उसी ओर जा रहा हूँ। मेरे साथी कुछ थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए यहाँ डेरा डालकर थकान उतारी जा रही है। लेकिन तुम इन पहाड़ियों में क्या कर रहे थे? जो आदमी तुम्हें यहाँ लाए हैं उन्होंने बताया कि तुम आगे जा रहे थे। मैं भी कांगो के भीड़ों में ही जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ हुम्बी जाति के नरभक्षी मानवों से मिलने जा रहा था। हुम्बी जाति वह खूंखार नरभक्षी मेरा सम्मान करते हैं। मैं उनका पूज्य हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, पर मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है।
ओह नहीं, तुम छुपा रहे हो। तुम निश्चय खजाने के चक्कर में जा रहे हो। कुबेर का खजाना उसी नरबक्षी जाति के अधिकार में है जिससे मिलने तुम जा रहे हो। और मैं अकेला नहीं हूं, वहां जाने वाला कई गिरोह और भी हैं। वह सब अलग अलग दिशाओं से कांगो के भीड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि महाबली कि वह खजाना जितना बड़ा है उतनी अधिक बड़ी मुसीबतों से भी सामना होगा। लेकिन जीत मेरी होगी, क्योंकि उन नरबक्षियों के तुम देवता हो जिनके अधिकार में खजाना है। उनका देवता यानी तुम मेरे कब्जे में हो। तुम्हारी आड़ में मैं वह खजाना हासिल कर लूंगा। लेकिन बाबली, मैंने तुमसे तीसरी मुलाकात के बाद खास तौर से तुम्हारे लिए एक ऐसे आदमी की खोज की है। उस आदमी को तुमसे भिड़वाऊंगा। मेरा ख्याल है कि वह आदमी तुम्हें धूल चटा देगा। तुम्हें अपने अधिकार में करने से पहले मैं उस आदमी के माध्यम से तुम पर विजय पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर वह आदमी तुमसे हार गया तो मैं उस आदमी को तुम्हें सौंप दूंगा। अब तुम्हें आजाद किया जाएगा साका, लेकिन सावधान, तुम पर कम से कम 20 गने तनी होगी। और मेरी अवैज्ञानिक चमत्कार से युक्त छड़ी भी तुम पर तनी होगी। और फिर महाबली सागा को बंधन मुक्त करके तंबुओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। अब तेंजा को ले आओ, जो आज्ञा मामई। और यह था वह आदमी जिसे फिशमैन ने खास तौर पर महाबली सागा से युद्ध करने के लिए तैयार किया था। इसी का नाम था तेंजा। गुर्र। साका यह बहरा और गूंगा है। यह अपने एक गुस्से से हाथी का मस्तक फोड़ देता है। और इसने घायल पागल गैंडे को दोनों हाथों से पर उठाकर पटका हुआ है। तेंजा की विकराल आकृति ने महाबली साका को भी प्रभावित किया, किंतु फिर अब बेफिक्री भरे स्वर में बोला, ठीक है फिशमैन, अपना वायदा मत भूलना। अगर मैं जीत गया तो तुम इसे मेरे हवाले कर दोगे। फिशमैन का वायदा कभी झूठा नहीं होता महाबली। और जब अपने प्रतिद्वंदी को सामने पाकर तेंजा ने जानवरों की तरह दांत चमकाकर सींग के से गुर्राहट निकाली, तब महाबली साका ने अपनी शक्ति को संचित करने के उद्देश्य से अपना वह विशिष्ट गर्जन किया, जिसे सुनकर कोसीमा के भीड़ थर्रा उठते थे। और भीड़ के सभी जानवर तथा पशु भयभीत होकर इधर इधर उधर भागने लगते थे। ओ याहू, गुर्र। महाबली सागा ने अपने इस भीषण गर्जन की प्रतिक्रिया अपने प्रतिद्वंदी पर स्पष्ट रूप से देखी। तेंजा सहम गया। गनमैन घबराकर और पीछे चले गए थे। फिशमैन का सिंहासन उठाए निगरों भी बड़ी तेजी से पीछे हटे थे। और फिशमैन भी उन्हें पीछे हटने से रोकने की कोई कोशिश नहीं थी, क्योंकि वह खुद सहम गया था। उफ, कितनी दहशत है इस गर्जन में। तेंजा जैसा इंसान भी सहम कर 2 कदम पीछे चला गया है। लेकिन तेंजा ने तुरंत ही न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि बेत फुर्ती से उसने महाबली पर झपट्टा मारा। उसने महाबली को खिलौने की तरह चारों ओर घुमाया और ऊपर उछाल दिया। या आकाश में ऊंचे उठते जा रही शाखा को देखकर फिशमैन बड़बड़ा उठा, चलो, हो गया इसका काम तमाम। वह नीचे गिरेगा और उसका जिस्म कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तेंजा इतनी आसानी से अपने पहली वार में इस भीड़ों के बादशाह का खात्मा कर देगा। और फिर सब ने उसे नीचे आते देखा। वह हवा में सर्कस के कुशल नटों की तरह कलाबाजियां खाता आ रहा था। तेंजा ने देखा कि वह ठीक उससे ऊपर है, तो वह एक और हट गया। लेकिन उसके हटते नीचे आते महाबली साका ने भी हवा में ही अपनी दिशा बदल दी और फिर तेंजा के ऊपर आ गया। और ठोक और तेंजा इस ख्याल से भागा कि कहीं साका का जिस्म उसके ऊपर ही न आ गिरे, लेकिन बच न सका। वह साका हवा में ऐसे दिशा बदल रहा था, मैं मानो वह गिर न रहा हो बल्कि उड़ रहा हो। और सब ने महाबली सागा को तेंजा की कनपटियों पर चोट करके कलाबाजियां खाकर सकुशल जमीन पर उतरते देखा। उफ, यह गिर रहा था नीचे या उड़ रहा था। लगता है जानबूझकर यह तेंजा के हाथ में आया था, ताकि अपनी ताकत के गुरूर में आकर तेंजा इसे उछाल दे और ये अपनी हवाई उड़ान से हम सबको प्रभावित करते हुए तेंजा की कनपटियों पर आघात कर दे। और फिर तेंजा को ऐसा लगा मानो उसका प्रतिद्वंदी इंसान ने होकर आकाश में चमकने वाली बिजली हो। धड़ाक। आह। तेंजा को संभलने का अवसर तक नहीं दिया महाबली साका ने। दौड़। ओह। और उस क्षण तो आश्चर्य की अधिकता से फिशमैन की आंखें फट गई जब महाबली साका ने तेंजा को पटकी दी। नहीं।
एक घूंसे से हाथी का मस्तक फोड़ने वाला और पागल गैंडे को उठाकर पटकने वाला तेंजा उस इंसान से मार खा रहा जो उसके जिस्म के मुकाबले आधे से भी कम है। कितना विचित्र और अद्भुत है यह प्राणी। और फिर सबने देखा मावली ने अपने शरीर के दुगने से भी अधिक तेंजा को हाथों पर सिर से ऊपर उठा लिया। यह एक सुंदर अवसर है। मावली ने तेंजा का जिस्म पूरी शक्ति से फिशमैन की ओर उछाल दिया। जाओ, गोश्त के पहाड़ हवा की सैर करो। दौड़। ओह बचाओ। लेकिन फिशमैन अपने छोटे से जिस्म में भरी अपनी बेमिसाल फुर्ती और लंबी छलांग लगाने की क्षमता के कारण तेंजा के अपने ऊपर गिरने से पहले अपनी कुर्सी से उछल गया। तुमने बुरा तो नहीं माना इस बात का कि वह मांस का पहाड़ गलती से तुम पर जा गिरा? तो तुम सचमुच एक बेहद खतरनाक इंसान हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें अपने अधिकार में करके मैं कोई गलती नहीं करूंगा। गार्ड्स, इसे घेरे में ले लो और तंबू में ले चलो। हाथ ऊपर उठा लो मावली, और ध्यान रखो, अगर जरा भी कोई गैर जरूरी हरकत की तो चारों ओर खड़े गनमैन तुम्हें गोलियों से छलनी बना देंगे। और मैं भी इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा फिशमैन। कांगो के भीड़ों में इत्मीनान से तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। कांगो की भीड़ इसलिए उपयुक्त उपयुक्त रहेंगे फिशमैन कि तुम्हें वहां भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। फिर गनमैनों के घेरे में खड़े मावली साका को वह इंजेक्शन दिया गया जिसके बारे में फिशमैन का ख्याल था कि मावली साका अपनी याददाश्त खो बैठा। अब मुझे बेहोशी का अभिनय करना है। चंद मिनटों बाद ही मावली साका ने अभिनय शुरू कर दिया। आह, उफ, क्या हो रहा मुझे? मेरे दिमाग में अंधकार सा फैलता जा रहा है। मैं अपने होश नहीं। और जब तुम्हें होश आएगा मावली तो तुम अपना नाम तक भूल चुके होगे। और फिर मावली साकार ने होश में आकर सब कुछ भूल भूल जाने का नाटक शुरू किया। ओह, मैं कौन हूँ? यहाँ कैसे आया? तो तुम कौन हो छोटे से आदमी? मैं छोटा सा आदमी तुम्हारा मालिक हूँ। तुम्हारा नाम मावली साका है। तुम जब पैदा हुए थे तभी से मेरे पास हो, समझे? हाँ समझा। तुम मेरे मालिक हो, और यह तुम्हारा गुलाम है। तुम इसे हुक्म दोगे और मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। जो हुक्म मालिक। और फिर फिशमैन ने मावली सागा को अपने आदमियों के हवाले कर दिया ताकि उसे अच्छी प्रकार समझा दे कि वह सब किसके अधीन है और वह कहाँ जा रहे हैं। तुम शुरू से हमारे साथ हो और हम सब कुबेर के खजाने को हासिल करने जा रहे हैं। मामिन, फिशमैन हमारा मालिक है। ठीक है। और कुछ घंटों के विश्राम के बाद फिशमैन अपने गिरोह के साथ स्लेज कारों में सवार होकर कांगो के भीड़ों की दिशा में बढ़ चला। इन सबको विश्वास हो गया कि मेरी याददाश्त सचमुच खो चुकी है। मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत है ये। तेंजा जिस जाति से संबंध रखता है उस जाति के लोग अपने मालिक के लिए जान दे देते हैं। फिशमैन ने तेंजा को मेरे हवाले कर दिया है और अब तेंजा सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा। अब फिशमैन नहीं, मैं उसका मालिक हूँ। अगले 2 दिन में फिशमैन 2 बार विश्राम के लिए रुका। तीसरी बार वह तब रुका जब बर्फ के पहाड़ समाप्त हो गए और मैदानी इलाका शुरू हो गया। यहाँ स्लेज कारों के नीचे पहिए लगा दिए गए। इन कारों का आविष्कार फिशमैन ने किया होगा। उच्च कोटि का वैज्ञानिक है यह। 10 कारों का वह काफिला अब एक भयानक जंगल से गुजर रहा था। प्रत्येक कार पर एक मशीन गन फिट कर दी गई थी क्योंकि इस जंगल में हिंसक जानवरों और खतरनाक किस्म के मानवों के कई कबीले थे जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। और खतरा उनके सिरों पर सवार अपने नेता के संकेत की प्रतीक्षा में था। सरदार का संकेत हुआ। हुआ हुआ। अगले पल जंगलियों ने सामूहिक हमला बोल दिया। याहू या। पर फिशमैन तक कोई नहीं पहुंच सकता था। मावली शाखा की कार पर भी दावा बोला गया था। तड़ 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 भ्यूम। ओह, यह नरसंहार रोकना होगा। नाग का प्रभाव इन जंगलों में भी है। शायद यह मेरी बात मान जाए। अचानक शाखा की दृष्टि जंगलियों के सरदार पर पड़ी। खचाक। उसकी वेशभूषा बता रही है कि वह सरदार है। अपने आदमियों को मरते देख वह क्रोधित हो उठाए और उसने उस मशीन गन ऑपरेटर का खात्मा कर दिया है जिसने उसके आदमियों को मारा है। अगले क्षण साका हवा में उछला। गुस्से से पागल हो रहा है वह। खट शू। साका अत्यधिक वेग से हवा में उछला और सरदार को उसने खिलौने की तरह बगल में दबा लिया। साका वेग जंगली को ले उड़ा।
कितनी रोमांचकारी उड़ान है उसकी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसे आदेश नहीं दिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? साका सघन पेड़ों के झुरमुट में कूदा। साका के बंधन से छूटे सरदार ने हमला कर दिया। या टीपाका, जंगली भाषा में ठहरो योद्धा। सरदार साका को अपनी भाषा में बोलते देखकर रुक गया। सरदार, मैं नागपुत्र हूँ और इन अजनबियों को देवता की बलि चढ़ाने कांगो के भीड़ों में जा रहा हूँ। नागपुत्रों, झूठे मक्कार प्रमाण दे, वरना मैं तेरा सिर अलग कर दूंगा। साका ने सरदार के बाजू पर अपनी अंगूठी का चिन्ह छाप दिया। यह प्रमाण है कि मैं इकोशिमा के भीड़ों का राजा हूँ और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। नाग देवता के बाद मेरा सम्मान होता है। तू भी मेरा सम्मान कर, वरना नष्ट हो जाएगा। यह नाग देवता का चिन्ह सही है, पर मिटता भी नहीं है। लेकिन मुझे शंका है, सिर्फ यह बता दे, जब तू पहले यहाँ आया था तो यहाँ क्या हुआ था? मैं सदियों पहले आया था। एक तब नरकुला नाम का एक दैत्य था यहाँ, जो नाग देवता के भक्तों को खा जाता था। वह नाग देवता का अनादर करता था। मैं उस दैत्य को पराजित कर वहां ले गया था जहाँ नाग देवता का दरबार है। अगले क्षण, मैं सरदार ओंगो हूँ। हे नागपुत्र, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझ पर अविश्वास किया। इसकी जो चाहे सजा दे, पर हे मेरे पूजनीय, तेरे साथ आए अजनबी तेरे लोगों को मार रहे हैं। उन्हें बचा। तू उन्हें वापस बुला ले। मैं इन दुष्ट अजनबियों का नाश करने के लिए ही इन्हें कांगो के भीड़ों में ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं इन्हें संदेह नहीं होने देना चाहता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए तुम मुझसे झूठ मूठ लड़ते हुए उनके सामने पहुंचो और फिर भाग निकलो। और फिर फिशमैन ने देखा साका लड़ रहा जंगली से। अचानक यो यो, यह क्या जंगली भाग निकले? यह क्या जंगली भाग निकले? साका उस जंगली के पीछे भाग रहा है, जिसके बाद से जंगली वापस भागने लगे हैं। साका को रोकना चाहिए, कहीं वह उनके पीछे भागता हुआ हमसे बिछुड़ ही न जाए। और फिर साका को रोकने के लिए फिशमैन गजबनाक छलांगे लगाता हुआ उसकी ओर बढ़ गया। चौथी छलांग में वह ठीक साका के कंधे पर कूदा। रुक जाओ साका, इन्हें भाग जाने दो। गप, भाग जाने दूं? लेकिन क्यों? इन्होंने हमला क्यों किया हम पर? मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, वापस चलो, मेरा हुक्म है। साका आदेश पाती वापस चल पड़ा। दिमाग चकरा रहा है मेरा, क्योंकि इसने वैसी कार्यवाही की थी जैसी इसमें योग्यता है, जबकि याददाश्त गुम हो जाने से इसे अपनी योग्यताओं को भी भूल जाना चाहिए था। मालिक, एक उलझन हो रही है मुझे। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ और हूँ। जब जंगलियों ने हमला किया तो मेरे दिमाग में कुछ धुंधली सी यादों की तस्वीर आ रही है। मुझे लग रहा था जैसे मैं भी जंगली हूँ। कुछ नहीं, दरअसल तुम मेरे साथ काफी समय जंगलों में रहे हो। पीछे तुम बीमार हो गए थे, इसलिए तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है। मेरा संदेह गलत था। दरअसल याददाश्त खोने के बाद जब अचानक कोई घटना घट जाए तो अनजाने में यह याददाश्त भूला हुआ आदमी वह काम करने लगता है जो याददाश्त खोने से पहले वह करता रहा हो। फिर वह खुद ही चकित होता है कि ऐसा उसने कैसे कर दिया। यही सब इसके साथ हुआ है। कुछ देर बाद जब फिशमैन का काफिला अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हुआ तो फिशमैन ने साका को अपने साथ बिठा लिया था। यह सोच रहा है, यह उलझन का शिकार है, इसने कैसे पेड़ों पर झूला झूला। इसे पिछली जिंदगी की यादें परेशान कर रही हैं। मुझे इसका ध्यान बटाना चाहिए ताकि ये अपने बारे में सोच विचार न करे। अगर इसे पिछला जीवन याद आ गया तो ये अपने रूप में आ जाएगा। साका, देखो, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। जादू? यह देखो। फटफट, अरे वाह, तुम्हारी छड़ी कबूतर बन गई। फिशमैन ने अपनी जादुई शक्ति के चमत्कार दिखाकर साका का ध्यान बटाने की कोशिश की, और जल्दी उसे विश्वास हो गया कि वह साका का ध्यान बटाने में सफल हो गया है। हा 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 हो, उफ, अब हाथी बन गया। खूब मजा आ रहा है मालिक। इसे डर है कि कहीं मेरी याददाश्त न लौट आए, इसलिए यह मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है। हा हा हा, मालिक आप तो सचमुच जादूगर है। अब चूहा बना दिया। हा हा। लेकिन फिशमैन को नहीं मालूम था कि जल्दी उसका सामना डिग्रो जाति के बोनों से होने वाला है, जो अपने पालतू पर खूंखार वानों पर सवार होकर हमला करते हैं। ईशु बिचुकिस फूबिक हाक हाक, ये अपनी भाषा में बात कर रहे थे। एक बोना अपने सरदार को बता रहा था कि दूसरी दुनिया के कुछ बड़े आकार के अजनबी आदमी अपने मशीनी वाहनों पर सवार होकर हमें लूटने आ रहे हैं।
अब हम उनकी भाषा का अनुवाद करके लिखेंगे ताकि आप भी समझ सके कि बोने क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें कांगो के उस महान पुजारी ने भेजा है जो हजारों साल बाद अपने मंदिर में वापस लौट आया है। उसका आदेश है कि कोई भी अजनबी कांगो के भीड़ों की दिशा में न जा सके। जाओ, सबको सावधान कर दो, सब छुप जाएं। जैसे अजनबी नजर आएंगे मेरा संकेत होगा और सब हमला कर देंगे। और फिर छुपे बब्बोनों ने फिशमैन के काफिलों को देखा। बोनो के सरदार ने अपने जानवर की पीठ में अपना नुकीला हथियार घोंपाते हुए चिंगाड़ उठा। या और अगले क्षण फिशमैन के काफिले पर उन खूंखार दरिंदों पर सवार बोनो की सेना ने धावा बोल दिया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट है महाबली शाखा और नाग का मंदिर। तो ये कॉमिक्स आपको कल 2 बजे मिल जाएगी और ये मिलेगी आपको प्ले लिस्ट में। महाबली शाखा का फोल्डर है उसके अंदर। बोनो की इस भयानक सेना से फिशमैन ने अपनी तथा अपने गिरोह की जान कैसे बचाई? क्या महाबली शाखा ने यहाँ पे नागपुत्र बनकर सबको बोनो के हाथों से मरने से बचा लिया? कांगो के भीड़ों के मंदिर में हजारों साल बाद एक पुजारी आया था। कहीं वह रहस्यमय नाग ही तो नहीं था? फिशमैन के अलावा वे और कौन कौन लोग थे जो अलग अलग दिशाओं से कांगो के भीड़ों की ओर जा रहे थे? कांगो के भीड़ों के नरभक्षियों ने महाबली शाखा को गिरफ्तार कर लिया था। उनके सरदार ने फैसला सुनाया कि नागपुत्र को खा जाओ। क्या नरभक्षी महाबली को खा गए? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब मिलेगा नाग का मंदिर में। तो ये कॉमिक्स आपको कल 2 बजे मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसे सेकंड पार्ट में, नाग का मंदिर में।